एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज हम लोग एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपके करियर से रिलेटेड है सीधा सीधा। जैसा कि आप में से बहुत से बच्चे अब क्लास 12th पास आउट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बी कॉम, BBA, BSc, BA, BCom ऑनर्स, ऐसा कोई कोर्स आप लोग करें। तो इसके लिए पहले के सब्जेक्ट अगर हम देखें, पहले के टाइम में लगभग 2 साल पहले जो आपके 12th क्लास के एग्जाम होते थे उसके बेस पर ही आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम CUET कहते हैं, CUET के बेस पर आपका एडमिशन होगा। और CUET में 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, आज हम बात करेंगे उसकी। क्योंकि ये एग्जाम कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि इसको समझने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज या तो आप फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती कर देंगे या आप कुछ गलत सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेंगे। तो आप आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बेटे, ये जो डॉक्यूमेंट है आप सामने देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी, जो NTA है, NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और ये NTA का ही डॉक्यूमेंट है, NTA का ही PDF डॉक्यूमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने अपने पास से बना दी हो या मैं अपने पास से कह रहा हूं। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट ने अपना NTA का जो डॉक्यूमेंट निकाला है, उसी डॉक्यूमेंट से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक तरीके से आपको खुद भी उस डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहिए, और अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम आए तो उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ हेल्प कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर आते हैं कि हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर हम इनकी बात करें सबसे पहले, तो इस बार जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो आप थोड़ा सा इन डेट्स पर आपको ध्यान देना है। देखिएगा, सबसे पहली बात कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट है वो है 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। तो 9 फरवरी को बिगिनिंग हुई थी CUET फॉर्म्स की और 12 मार्च तक, 12 मार्च हमारी लास्ट डेट है। क्लियर? तो बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास, तो मेरे हिसाब से आपको टाइमली अपने फॉर्म फिल कर लेने चाहिए। दूसरा आता है, लास्ट डेट हमारी 12 मार्च है और अप टू 11:50 तक आप क्या कर सकते हैं, फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो 12 मार्च में 11:50 तक, यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप सपोज करिए, अगर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं और उस फॉर्म में कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कि आपने कोई एरर कर दी है, तो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के बीच का जो टाइम है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। 30 अप्रैल को NTA के द्वारा जो सिटीज हैं वो अनाउंस की जाएंगी कि कहां कहां पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ मई 2023 में आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो NTA की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी मैं आपको दोनों वेबसाइट्स भी बता देता हूं। उसके बाद हम आगे चलें तो बेटे, 2 वेबसाइट्स, एक तो NTA की वेबसाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। और दूसरा ये CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है, CUETsamarth.ac.in। आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। क्लियर? तो आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स थी। अब फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेटे, मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 10। 3 सब्जेक्ट कम से कम एक बच्चा ऑप्ट करेगा और मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट वो ले सकता है। अब उसके बाद कैटेगरी आप सब लोग जानते हैं कि जनरल कैटेगरी, OBC, NCL का यहां पर मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक? उसके बाद ये SC, ST, OBC, ये सब
कास्ट वाइज आपका डिवीजन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका रिजर्वेशन अप्लाई होता है उसके हिसाब से ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। जो फीस आपकी एप्लीकेबल होगी वो जीएसटी के साथ, जीएसटी उस पर अप्लाई होगा, उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो टेस्ट का पैटर्न है, ये तो आई होप सभी बच्चे जानते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब इसमें कोई आपको ओएमआर शीट, अगर हम बात करें ओएमआर शीट की, तो आंसर इज नो, कोई ओएमआर शीट आपको नहीं मिलेगी। आपको सिंपल एक सेंटर अलॉट होगा, आप उस सेंटर पे जाएंगे, उस सेंटर पे आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा, आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करके आप ऑनलाइन स्क्रीन पर इस पेपर को देंगे। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, क्लियर? तो ये आप काम करेंगे वहां पर। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे ऑप्ट करने हैं, क्या करना है, तो ये सब चीजें आपको अभी मैं और डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे और हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स हमें किस तरीके से ऑप्ट करने हैं। तो आते हैं जी सब्जेक्ट्स पे, और अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस और सब्जेक्ट ऑप्ट करने की, तो आप इस बात पे बड़ी ध्यान से आप इस बात को देखिएगा कि अगर हम यहां पर सेक्शन 1A की बात करें, अभी मैं आपको पूरा फॉर्म भी दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। सेक्शन 1A जो है आपका है, ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, इस फर्स्ट सेक्शन में यहां पर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, और उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन, ठीक है? तो इंग्लिश है या कोई रीजनल लैंग्वेज है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस होंगी, ये सारी जैसे आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, ऐसी लैंग्वेजेस हैं, यहां से आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे मेन डोमेन सब्जेक्ट हैं, बेटे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट उनको बोला जाता है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, करेक्ट? ये बात ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा उसे बिल्कुल भी आप यहां पर सेलेक्ट मत कीजिएगा। सपोज करिए कि अगर मेरे पास क्लास 12th में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो मैं यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्ट नहीं करूंगा। तो ये आपको मेन बात ध्यान रखनी है, जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में है अगर वो डोमेन सब्जेक्ट में गिवन है तो ही आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आती है बात जर्नल टेस्ट की। जर्नल टेस्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमें CUET देने के लिए इनमें से क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो बेटे मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। पहली बात, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ठीक? अब मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे अभी देखेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने की बात करें तो ये है वेबसाइट CUET-samarth.ac.in, और यहां पर आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं, ठीक? ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आप सर्च कीजिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्लियर? आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, फॉर एग्जांपल आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, ठीक? और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट ये आपके पास आ गई, ये सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें आपको अब आपको देखना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक? आपको कौन सी यूनिवर्सिटी, सपोज करिए आप JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट करते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज JNU करा रहा है और JNU के कौन कौन से कोर्सेज में आपको किस किस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, कि अगर आप BCom कर रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं आपको। तो इस तरीके से आपको ये किसी भी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सपोज करिए कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं जाना चाहते, आप जाना चाहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करिएगा और ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी आपके सामने। तो आप जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं
पहले आप वहां की पूरे रिसर्च कर लें कि उस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, जर्नल टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना ये काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिसर्च आपको करना है। मैं आपको यहाँ लिंक दूंगा और इस लिंक को आप जो है प्रोसेस करके आपको ये आपके सामने आ जाएगी पूरी की पूरी वेबसाइट। यहां से आप उस वेबसाइट को क्लिक करिएगा, आप देखिएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट में आप क्लिक करिएगा। सपोज करिए इनमें से कोई यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट करते हैं तो उस पर क्लिक करिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी मैंने ली तो ये यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है तो आपको क्या करना है, ये आपका ये बीए साइकोलॉजी है मेजर सब्जेक्ट और इसके लिए आपको इंग्लिश और जर्नल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। 10+2 आप 12th कर ही लेंगे और मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप CUET की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में जान सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कि सर हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या लेना है। तो आपको इंडिविजुअली एक एक उसके पास जाकर नहीं चेक करना है, एक एक यूनिवर्सिटी में जाके चेक नहीं करना है। आपको सीधा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पे जाना है और इसमें से आपको जो भी सुटेबल है, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या जहां भी आपकी जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करके और वहां पर अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट वहां से जान सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी कि हम कैसे पता करें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना। ठीक है, कुछ ये माइनर से इश्यूज हैं। तो एक दिन में 3 स्लॉट में पेपर होगा आपका। तो अब हम यहां तक की बात समझ चुके थोड़ी सी कि हमें क्या करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट पे अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम और देख लेते हैं। देखिए 21 से लेकर 31 के बीच में तो आपका एग्जाम होगा और ये आगे एक डेट है रिजर्व डेट। जैसे इस बार भी हुआ था कि कुछ टाइम में एग्जाम जो है कैंसिल हो गए। तो वो जो एग्जाम कैंसिल हुए थे वो कब होंगे। सपोज करिए कोई जो है कहीं पर कोई आईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं का सर्वर डाउन हो गया तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर कैंसिल हो गए फिर 1 to 7 जून के बीच में ये रिजर्व डेट है। एक दिन में 3 स्लॉट में आपका पेपर होगा और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हैं। ठीक, तो आई होप यहां तक की बात भी आपको क्लियर होगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका जो एग्जाम फॉर्म है, आपका एग्जाम फॉर्म। अब इसी डॉक्यूमेंट का मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा, इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक भी दे दूंगा तो आप सब चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अब देखिए बहुत ध्यान से कुछ पॉइंट्स पर। सबसे पहले आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स आई होप कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है, पहली बात 10th क्लास की मार्कशीट, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट आप साथ में रखिए। 10th क्लास की मार्कशीट से मदर नेम, फादर नेम, एवरीथिंग सेम इन दी क्लास 10th मार्कशीट आप वहीं से भरिए। ठीक है, यहां पर जैसे आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आपसे आधार वगैरह जो भी मांगा जाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी आप डॉक्यूमेंट आप फिल करें उसका यहां पर आप नंबर दीजिए। उसके बाद आता है प्रेजेंट एड्रेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप आधार का यूज करें। आप जो भी अपना आधार, आपका इंडिया में सबके पास अब आधार है तो आधार से ही आप अपना एड्रेस लें और आधार में जो आपने अपना नंबर दे रखा हो, अगर वही सेम नंबर आपका चल रहा है तो वही नंबर हो। और जो आपकी ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस को बहुत ही ध्यान से आप भरें क्योंकि जो फर्दर कम्युनिकेशन है वो आपके साथ होगा इस ईमेल एड्रेस के थ्रू। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है आप लोग साइबर कैफे से भर देते हैं तो साइबर कैफे वाले ने अपनी ईमेल एड्रेस भर दी, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपनी ईमेल एड्रेस जरूर भरें उसके अंदर। ईमेल एड्रेस को लिखते हुए बहुत ध्यान रखें कि ईमेल एड्रेस कहीं आप गलत ना लिखते हैं, कहीं पर फुल स्टॉप की जगह कॉमा ना लग जाए, कॉमा की जगह फुल स्टॉप ना लग जाए। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस वही है तो वही। यहां पर फिर आपको पासवर्ड चूज करना होता है और पासवर्ड चूज करने के लिए 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड रखते हैं, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, उसे कंफर्म करते हैं। और बेटे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जैसे ही आप डिसाइड कर लें तो प्लीज अपने पास कहीं लिख लें कि ये आपका पासवर्ड है। सिक्योरिटी पिन, ये जब आप स्क्रीन पर आपका एक सिक्योरिटी पिन आ रहा होगा,
ये सिक्योरिटी पिन आप वहां पर फिल कर देंगे। क्लियर? पर्सनल डिटेल्स में फिर आप दोबारा से जो भी चीजें मांगी जाए, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में होती है, तो आप 10th की मार्कशीट से ही भरें। तो एक तरीके से जब आप फॉर्म फिल करने बैठे तो आपको 10th की मार्कशीट अपने साथ रखनी है। अब आगे जो आता है ये सब कुछ और जो भी डेटा है वो आप फिल करते जाएंगे। ठीक, अगर आप कोई कंसेशन पीडब्ल्यूबीडी में क्लेम कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज है तो आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल जहां पर आप बचपन से रहते हैं, डोमिसाइल की बात हो रही है तो वो भी कहाँ के आप हैं, ये आपकी कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशन, ये सब बातें आप इस फॉर्म के अंदर फिल करेंगे। कोई छोटा फॉर्म नहीं है, अच्छा खासा बड़ा फॉर्म है और इसके अंदर आप अच्छे से पढ़ें, इसको समझ के पढ़ के एक बार इन सारी एंट्रीज को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगेन कोई आप कोटा वगैरह क्लेम तो नहीं कर रहे, तो अगर कोई कोटा वगैरह आप क्लेम कर रहे हैं तो प्लीज आप उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन कीजिए। अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो अब यहाँ देखिएगा बहुत ध्यान से, क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 10th और इक्वलेंट, ये भी क्लास 10th की मार्कशीट से ही आप भरेंगे। उसके बाद आप आते हैं आगे क्लास 12th पर। अब आपके पास क्लास 12th की तो कोई मार्कशीट वगैरह भी होगी नहीं, अगर मान लीजिए आप इसी साल अपीयर हो रहे हैं तो बेटे आपको स्कूल से, अपने अपने स्कूल से अब तक आपका रोल नंबर इशू हो चुका होगा। रोल नंबर मींस आपका एडमिट कार्ड, जिसके बेस पर आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपको स्कूल से इशू हो गया होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा, तो आप वहां से अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप अपने क्लास 12th के रोल नंबर से आप फिल करें। अब यहां पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो हमारे पास दो प्रेफरेंस आएंगी और हमें यहाँ दो प्रेफरेंस देनी होंगी। तो पहली बात तो आप अपना होम टाउन देखें। अभी आप जब आप ये लिस्ट ओपन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि आपका शहर वहां पर है या नहीं है, तो प्रेफरेबली अपना शहर ही आपको भरना चाहिए। उसके बाद दूसरी सिटी आपको वो भरनी चाहिए जहां पर आपको लगता है आप इजिली पहुंच सकें, या हो सकता है कहीं आपके रिलेटिव्स रहते हो, तो ये सब बातें। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे उस यूनिवर्सिटी को जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करेंगे, आप बीबीए करना चाहते हैं, आप बीकॉम करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहां पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप आगे चलें तो यहां पर आपका टेस्ट पेपर, जो भी आप अपने सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 ये सब्जेक्ट आप यहां से ले सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले से ही अपने सब्जेक्ट, अभी मैं आपको सब्जेक्ट लिस्ट भी दिखाता हूं, तो आप सब्जेक्ट लिस्ट भी देख लीजिएगा और सब्जेक्ट लिस्ट में के हिसाब से ही आप लोगों को यहां पर अपने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। अब बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से आती है। जब आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड करें, ऐसा ना करें कि घर पे आपके पास जो भी फोटोग्राफ हो आप वही लेकर चले जाएं। आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना अपने घर पे, पीसी पे, लैपटॉप पे बैठ के, कृपा करके कोई भी बच्चा मोबाइल फोन से बैठकर फॉर्म फिल करने की गलती ना करे। ऐसा ना करे, ये मोबाइल फोन पे ही भर देंगे हम तो सब कुछ, ये मोबाइल फोन से होने वाला काम नहीं है। कैंडिडेट जो अपनी फोटोग्राफ फिल करेगा उस पर ध्यान से सुनिए, 80% फेस आना चाहिए आपका, विदाउट मास्क होना चाहिए, जेपीजी या जेपैग फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। फिर आप उस फोटोग्राफ को स्कैन करेंगे और उस फाइल का साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, पहले आप फॉर्म भरने बैठे हैं, फिर आपका जो है फोटोग्राफ अपलोड ना हो, तो आप पहले अपने पास, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने पास एक कॉपी पेन रख लीजिए और ये बातें अपने पास लिख लीजिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो एक व्हाइट शीट पर अपने साइन कीजिए, उन साइन को स्कैन करिए और वो स्कैन फोटोग्राफ 4 KB से 30 KB के बीच में ही होनी चाहिए। बात आती है, जैसे आप में से कोई बच्चा हो सकता है कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी लगाना चाहे, साथ में बिलो पॉवर्टी लाइन का लगाना चाहे, कश्मीरी माइग्रेंट्स का लगाना चाहे, ये सब आपके सर्टिफिकेट्स जो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो इन सर्टिफिकेट्स के भी अलग से फॉर्मेट गिवन है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो सर्टिफिकेट्स हों उनका प्रिंट आउट निकालें, उनको कंप्लीट करें और उन्हें स्कैन करें।
स्कैन करके यहां पर अपलोड होंगे और उनकी फाइल साइज इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। आप क्या करें, उन डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनाएं। मान लीजिए आपको 2 डॉक्यूमेंट है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स की 1+1 करके एक पीडीएफ बनाएं और उस पीडीएफ को यहां पर अपलोड कर दें। क्लियर। तो बिल्कुल आराम से आप इस काम को करें, आराम से पहले समझ लें पूरी बात को, उसके बाद आप करें। अब मैं आपको आगे की अगर बात बताऊं छोटी सी, तो हम बात करते हैं इसके सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स की। यहीं पर एनेक्सियर 1A में आपको मिलेंगे सारे सर्टिफिकेट्स। करेक्ट। जिस भी कोई भी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कोई भी आप SC ST, कोई भी आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो यहां पर वो सारे सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट, ये देखिए आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप इस पर्टिकुलर जो है सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालिए, इसको कंप्लीट करिए, स्कैन करिए और पीडीएफ बनाकर इसको अपलोड करिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की। भरने से पहले आप अगर बात करें तो ये आपके एनेक्सियर 2 में गिवन है सब्जेक्ट। 13 लैंग्वेज में से आपको कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कोई सी भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद 20 लैंग्वेजेस में से भी कोई एक ले सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने कोई भी एक लैंग्वेज ले ली तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो मैंने आपको यहीं पर बताया था ये 27 सब्जेक्ट्स हैं। आपको वही सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं जो 12th में आपने स्टडी किए हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हूं, मैंने क्लास 12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो जब मैंने क्लास 12th में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो मैं यहां फिल नहीं कर सकता। और अगर मैंने फिल कर भी दिया, एग्जाम भी मैंने उसका दे दिया, तो आगे मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, पहले आप ये तो देखिए। तो आपके पास क्लास 12th में आप सभी को पता है इंग्लिश के अलावा आपके पास किसी बच्चे के पास 4 या किसी बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। करेक्ट। तो इंग्लिश आपने सपोज करिए लैंग्वेज में ले लिया, तो 4 और 5 जो भी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो इन 27 सब्जेक्ट्स में से हैं तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर। अब एक बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे आगे चलकर मास कॉम में जाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक बच्चा सोचता है सर मेरे को तो मास कॉम में जाना है, तो सर मैं यहां पर मास कॉम ले लेता हूं। मेरे बेटे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहां से मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप पहले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए जो मैंने अभी बताया था, फिर वहां पर जाके देखिए कि मास कॉम के लिए उन्होंने क्या कहा है। तो मास कॉम के लिए उन्होंने कहा होगा जर्नल टेस्ट प्लस इंग्लिश, तो आप जर्नल टेस्ट और इंग्लिश की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि आप यहां पर मास कॉम भर दें। आई बात समझ में? तो बेटे इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें, अदरवाइज फॉर्म हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ, बहुत से बच्चों ने अपने फॉर्म्स बिना पढ़े बिना समझे भर दिए। अब आगे आते हैं, ये आपके आते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे सपोज करिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो मैं यूपी में जाऊंगा और यहां पर जाकर देखूंगा कि यहां पर मेरे यूपी में कहां कहां पर जो है एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ कौन कौन से सेंटर हैं। तो देखिए ये आ गया मेरा यूपी। अब यूपी में आगरा, अलीगढ़, इतने सारे ये हैं, यहां से लेके यहां तक। अब अगर इसमें अगर मेरा होम टाउन है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए इतने सारे हमारे पास शहर हैं, तो अगर इतने सारे शहर में से अगर मेरा होम टाउन है कोई तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे वो नियर एरिया जो मेरे घर के पास है, जो मेरे होम टाउन के पास है, वो मुझे ऑप्ट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूं, जो भी आप सब्जेक्ट भर रहे हैं पहले इस डॉक्यूमेंट से उस सब्जेक्ट का कोड अपने पास लिख लीजिए, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे आप इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश का कोड 101 अपने पास लिख लीजिए कि मैं 101 भरूंगा। उसके बाद हम और आगे आते हैं, अगर मैं अकाउंटेंसी ले रहा हूं तो मैं 301 लूंगा। अगर सपोज करिए मैं बिजनेस स्टडीज ले रहा हूं तो मैं 305 अपने पास लिख लूंगा। अगर मैं सपोज करिए कि इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूं तो मैं इकोनॉमिक्स में 309 अपने पास लिख लूंगा।
अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री लेना चाहता हूं तो मैं 314 अपने पास लिख लूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कोई गलत कोड फिल कर दें। फाइन आर्ट्स लेना चाहते हैं तो 312 भरूंगा। अब दूसरी बात ये कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स ना लेकर अपने लिमिटेड सब्जेक्ट लीजिए जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। तो अब मैं अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा कि जो इंडिया की टॉप 10 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में CUET के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए चाहिए। मेरा स्पेशल फोकस कॉमर्स बैकग्राउंड पे रहेगा और साथ ही साथ आपको और भी मैं आप बातें बताऊंगा आगे की जो आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प करेंगी। तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखें, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी CUET फिल करने जा रहे हैं। और मैं सजेस्ट आप सबको ये करूंगा कि आप सभी लोगों को CUET फिल करना चाहिए, क्योंकि CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बेटे हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन के वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब की बार सपोज करिए हमारे पास 44 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और साथ में लगभग आप मानकर चलिए कि 46 प्लस में हमारे यहाँ पर जो है स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो लगभग 90 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET में। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में, और ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए CUET चाहिए होगा। आप फिल जरूर करिए, एग्जाम में अपीयर जरूर होइए, एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लास 12th की सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी कम होती है, लेकिन जब MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सीट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी सीटें खाली चली जाती हैं यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। तो अच्छे से पढ़िए आप और इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं उन इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जो भी आप डॉक्यूमेंट आपको मिले वो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड कीजिएगा और उन्हें अच्छे से एक बार गो थ्रू करिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।